अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी प्यारे व्यूअर्स का मैं वेलकम करता हूँ वाईटी के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का सेकंड आर्टिकल द हिंदू का हम पढ़ने वाले हैं। चॉपी वाटर्स इसका टाइटल है। बहुत ही आसान सा लिखा हुआ आर्टिकल है। पेशे से मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और आपको इन आर्टिकल्स के ज़रिए मैं बताता हूँ कैसे कोई भी लड़का या लड़की हिंदी मीडियम का होने के बावजूद इंग्लिश के बैंक एसएससी के एग्ज़ाम्स को बड़े अच्छे से हैंडल कर सकता है। टॉपर्स की तरह पढ़ोगे आप। हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद उसकी स्ट्रक्चर, उसकी ग्रामर, उसकी वोकैबुलरी सब अलग से लेकर के समझोगे। मैं आपको समझाता जाऊंगा और ये आज आपका टारगेट। पहले पूरा मन से सीखो, इस वीडियो को पढ़ो, देखो और फिर इस क्विज़ पे जो सीखा है उसको अप्लाई करो। 5 में से 5 नंबर आपको मिलने चाहिए। आपका टारगेट है, आपका ऑब्जेक्टिव है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है चॉपी वाटर्स। देखिए चॉपी का मतलब होता है रफ, वायलेंट। हिंदी में बोलते हैं उथल पुथल वाला, जो एकदम शांत ना हो, बड़ा ही उथल पुथल वाला हो, चॉपी कहलाता है। वाटर आप जानते हैं पानी, लेकिन इसके आगे आपने लगा दिया एस, वाटर्स। अब इसके 2 मीनिंग है। आपके देश की समुद्री सीमा और या फिर किसी नदी, तालाब या समंदर का पानी। जैसे तालाब है ना, तो इसके पानी को मैं वाटर्स बोलूँगा। वाटर्स ऑफ लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया का पानी, ठीक है ना। तालाब, समंदर का पानी या आपके देश की समुद्री सीमा वाटर्स कहलाती है एस लगाने के बाद। कह रहा है कहीं के जो वाटर्स हैं, किसी तालाब या समंदर का जो पानी है, बड़ा ही चौपी है, बड़ा ही उथल पुथल वाला है। अब किसकी बात हो रही है? ऑन ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी, दुनिया की वैश्विक मैरीटाइम सिक्योरिटी की, समुद्री सुरक्षा की। दुनिया के समंदर आजकल बड़े चौपी हैं। बड़ी जो है सिक्योरिटी की, आप वहाँ पे आपको खतरा जो है फील होगा, चाइना की तरफ से, यूएस की तरफ से, समुद्री लुटेरों की तरफ से। इसी के ऊपर ये आर्टिकल भी लिखा गया है। मैरीटाइम नाम के वर्ड को नोट कर लेना। समंदर से रिलेटेड हर चीज़ को आप मैरीटाइम बोलते हैं। समुद्री मछली पालन है या कोई आप एक्वाटिक एग्रीकल्चर है, कोई भी ट्रेड है, समुद्र से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है उसको आप मैरीटाइम नाम के एडजेक्टिव से बताते हैं। चलिए अब डिटेल में देखेंगे क्या हुआ है, समुद्री सुरक्षा पे क्या दिक्कत है। इसके टाइटल पैराग्राफ से मालूम चलेगा। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना इस आर्टिकल को। कह रहा है इंडिया मस्ट पुश फॉर रेटिफिकेशन ऑफ UNCLOS बाय ऑल मेजर मैरीटाइम पावर्स इंक्लूडिंग द US। कह रहे इंडिया को पुश फॉर करना चाहिए, इंडिया को एडवोकेट फॉर करना चाहिए, इंडिया को जोर देना चाहिए, दबाव देना चाहिए। और किसके लिए? रेटिफिकेशन के लिए, अप्रूवल के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए इस वाले कानून की, UNCLOS की, है ना। ये पूरी इसकी फुल फॉर्म आगे आएगी, आपको मिलेगी। तो कह रहे हैं इंडिया को बड़ा दबाव डालना चाहिए कि कैसे भी करके इस कानून को रेटिफाई किया जाए, हर कंट्री इस पर अपनी अप्रूवल दे। और किससे, किसको मिले अप्रूवल, कहाँ से मिले? सभी मेजर मैरीटाइम पावर से, सभी बड़ी बड़ी समुद्री पावर्स जो हैं, समुद्री ताकतें, उनसे, जिसमें शामिल है अमेरिका भी, US भी। तो ये लॉ तो बन गया, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज़ ने अभी भी इसको मानने से मना कर दिया है। इंडिया UNSC का अभी प्रेसिडेंट है 1 महीने के लिए। अब इंडिया को पूरा प्रयास करना चाहिए कि कैसे भी करके इस लॉ को सारी कंट्रीज से मनवाएं, अमेरिका भी उनमें शामिल हो। समझ गए? सब्जेक्ट है आपका इंडिया, वो अब आपकी मस्ट पुश फॉर करना, एडवोकेट फॉर करना, किसी चीज़ के लिए दबाव डालना। रेटिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, है ना। किसी चीज़ को आप वास्तव में, हिंदी बोलते हैं अंगीकार करना। पहले तो आपने एक कानून को बनाया, फिर आप उसको रेटिफाई करवाओगे, राष्ट्रपति की मोहर लगेगी, तब वो रेटिफिकेशन होगा, है ना। उसको आप अप्रूवल दोगे। चलिए अब एक काम करते हैं, मैं जल्दी से आपको सारी वोकैबुलरी दिखा देता हूँ इस आर्टिकल की। पहले से ही आप देख लोगे तो आर्टिकल पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी, है ना। उससे पहले ऐड करूँगा एक छोटी सी चीज़। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा सिलेक्शन में रोल है, जैसे कि बैंक की, UPSC की, स्टेट PSC की, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा एक ऑल इन वन सोर्स फॉर करंट अफेयर्स, करियर्स क्लाउड ऐप। यहाँ पे इनकी एक टीम है एक्सपीरियंस टीचर्स की, जो दिन भर के सारे करंट अफेयर्स को इकट्ठा करके आपको दे देते हैं PDF शाम में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के अंदर ये PDF आपको मिलेगी। साथ में मिलेंगे आपको 2 क्विज हर रोज, ताकि इस PDF में जो आप सीखो उस क्विज पे आप अप्लाई करके अपना लेवल चेक करो अपनी। अब इसी PDF को जो डेली वाली है, ये वीकली और मंथली में भी बना देते हैं। बड़े बड़े मोटे मोटे करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स है उनको लेकर के। इस तरह से पिछले 6 महीने का सारा करंट अफेयर्स ऐप अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, क्विजेज के साथ। इन्होंने टॉपिक वाइज भी अलग किया हुआ है, साइंस के अलग कर दिए, इकोनॉमी अलग कर दिया, बैंकिंग वालों का कैप्सूल ही अलग है, और स्टेट वाइज भी अलग अलग किया हुआ है। अगर आप स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं, अपनी स्टेट का भी आप पढ़ सकते हैं। इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। करियर्स क्लाउड ऐप को डाउनलोड करें, ओपन करें और ऑल कोर्सेज में जाकर के करंट अफेयर्स का जो कोर्स है इसको चेकआउट करें। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 499 का कोर्स है,
आप यूज़ करें कूपन कोड YT10, साथ ही गोल्ड कॉइन्स यूज़ करें 50 रुपये के, 499 का कोर्स मिलेगा 401 रुपये में। एक वीक के लिए और डिस्काउंट मिल रहा है इस पर आपको। 16 अगस्त तक ये कोर्स मिलेगा 320 रुपये का, 321 रुपीज़ का, है ना। इसी कूपन कोड से फ़ायदा उठाना, एक ही वीक का डिस्काउंट है ये हमारी वोकैबुलरी शीट है। पिछले सारे वर्ड्स इसी शीट में आपको मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का एक फ़ायदा ये भी है, सुबह मैं आपको बता देता हूँ शाम को कौन सा आर्टिकल हम पढ़ेंगे, PDF के साथ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। देखिए आज 4 ही वर्ड्स हमारे पास नए, डिराइड, मैरीटाइम, रेडिफाई और ट्रेड बार्ब्स। कल लास्ट वर्ड हमने स्टॉक सीखा था, उसके बाद मैंने 4 वर्ड्स और ऐड कर दिए हैं, ठीक है ना। डिराइड एक वर्ब है, इसका हिंदी मतलब होता है मजाक बनाना, मखौल उड़ाना, किसी चीज़ की हंसी उड़ाना, उपहास करना, समझ गए ना, मेक फन ऑफ समथिंग या इंसल्ट समथिंग। ये डिरीजन नाम के नाउन से बना है। डिरीजन का मतलब ही होता है उपहास, किसी का मखौल, किसी का मजाक। आप बोल सकते हैं यू शुड नॉट डिराइड द फेलियर्स ऑफ अ हार्ड वर्किंग पर्सन। कभी भी जिंदगी में किसी मेहनती आदमी के फेलियर्स का मखौल मत उड़ाना। मेहनती आदमी आज नहीं तो कल उस फेलियर को कामयाबी में बदलेगा और आपको जवाब देगा। तो कभी भी ऐसे पर्सन के फेलियर्स की, नाकामयाबियों का मजाक आपको मखौल नहीं उड़ाना चाहिए। अगला वर्ड देख लेते हैं। डिराइड के सिनोनिम है मॉक और रिडिकुल, दोनों ही किसी का उपहास बनाने को कहते हैं। मैरीटाइम आपको मैंने बता दिया था, एनीथिंग रिलेटेड टू सी या नेवी इज कॉल्ड मैरीटाइम। ट्रेड है, मछली पालन है, नेवी है, समुद्री सीमा है, सब मैरीटाइम है। मोस्ट आइलैंड नेशंस सर्वाइव ऑन मैरीटाइम ट्रेड। ज़्यादातर जो आइलैंड नेशंस हैं, ऐसे नेशंस जो कि आइलैंड पे बसे हुए हैं, वो सर्वाइव करते हैं समुद्री ट्रेड पे। समंदर है, आसपास समंदर ही समंदर है, आइलैंड है, तो समुद्री ट्रेड के ऊपर ही उनका पूरा जो है व्यापार चलता है, पूरा देश चलता है। इसको आप एक्वाटिक भी बोल सकते हैं। एक्वा मतलब पानी, एक्वाटिक मतलब पानी से रिलेटेड कोई भी चीज़। लास्ट अपना सेंटेंस है, सेकंड लास्ट, रेटिफाई। ये भी मैंने आपको भी करवाया, अप्रूव करना, एक्सेप्ट करना, है ना, किसी चीज़ को अंगीकार करना। सर्टिफाई या एंडोर्स भी बोल दो। रेटिफिकेशन इसका नॉन फॉर्म होता है अप्रूवल, किसी चीज़ का एकदम जो है एक्सेप्टेंस। अब देखो यूज़ करके दिखाता हूँ। इवन आफ्टर इनैक्टमेंट द न्यू लॉ इज़ येट टू बी रेटिफाइड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ तक कि इनैक्टमेंट के बाद, यहाँ तक कि इनैक्ट हो जाने के बाद, बन जाने के बाद, जो नया कानून है वो अभी भी बाकी है रेटिफाई होना, अंगीकार होना, एक्सेप्ट होना पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा। बन तो गया लेकिन उसको रेटिफाई करवाना अभी भी ज़रूरी है, अप्रूव अभी तक वो लॉ हुआ नहीं है। लास्ट वर्ड है ट्रेड बार्ब्स। बार्ब का मतलब क्या होता है? आपने कंटीली तारें देखी होंगी ना, बॉर्डर पे होती हैं। कभी लोग जो है अपना प्लॉट, दुकान, जो मकान है उसके चारों तरफ भी कंटीली तारबंदी करते हैं। उस तारबंदी को बोलते हैं बार्ब्स, बार्ब वायर। बार्ब का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिस पे कुछ पॉइंट लगे हों, जो थोड़ा नुकीली हो, नुकीली को बोलते हैं बार्ब। तो वो बार्ब वायर मतलब नुकीली वायर। और बार्ब का एक मीनिंग ये होता है कोई नुकीला कमेंट, आपने किसी पे ताना कसा, बड़ा नुकीला सा लगेगा उसको वो ताना, कमेंट, है ना। तो बाब का मतलब या तो नुकीली चीज़ या कोई नुकीली बात, तो ताने को भी बाब बोलते हैं। जब आप ट्रेड बाब्स करते हैं तो आप क्या बोल रहे हैं? एक दूसरे पे पॉइंटेड कमेंट्स कर रहे हैं, दो पार्टियां एक दूसरे के ऊपर ताने कस रही हैं, समझ गए ना। इस वर्ब का मतलब ये ताने कसना। द होल सेशन रिमेन्ड अनप्रोडक्टिव विद द रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टीज ट्रेडिंग बाब्स विद ईच अदर। पूरा का पूरा सेशन बना रहा, रिमेन रहा अनप्रोडक्टिव, और कैसे? रूलिंग और अपोजिशन पार्टीज़ के एक दूसरे पे बाब्स ट्रेड करने के साथ ही, एक दूसरे से ताने कसने के साथ ही। तो सारी जो है पूरे सेशन में दोनों पार्टियां एक दूसरे पे ताने मारती रही और काम कुछ हो नहीं पाया, पूरा सेशन अनप्रोडक्टिव रहा। इसको स्क्वेबल या रेक्रिमिनेट भी बोलते हैं। रेक्रिमिनेशन मतलब एक दूसरे पे ताने कसना, स्क्वेबल भी होता है नोक झोंक करना। 4 ही वर्ड्स करवा रहा हूँ भाई, डिटेल में करवा दिए हैं, रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। मुझे ये अच्छे से आते हैं, तुम्हारे लिए करवा रहा हूँ, है ना, तो फ़ायदा उठाना है। चलिए समरी टाइम। समरी बहुत सीधी सी है। एक कानून है UNCLOS। इस कानून का मतलब है समुद्री झगड़े सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे अगर आप इस पर साइन कर देते हो। बहुत सारी कंट्रीज़ ने आज भी इस पर साइन नहीं किया है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। साइन करने का मतलब है आप जो है अपने हिसाब से व्यापार को रोकोगे नहीं, समुद्री व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दोगे, समुद्री लुटेरों पे लगाम लगाओगे। अब इंडिया, आप जानते होंगे, UNSC का, सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस का 1 महीने के लिए प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंटशिप में इंडिया के पास पावर्स थी, तो उसने एक डिबेट बुलवा ली इसी मैरीटाइम सिक्योरिटी के मुद्दे पे, और सभी कंट्रीज़ को बोला कि आप इस पे साइन करो UNCLOS पे जल्दी से जल्दी। अब इस डिबेट में चाइना और रशिया मिलकर के अमेरिका के सामने खड़े हो गए, बहस करने लगे, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इंडिया ने अपनी पावर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। अब पूरा दम लगाना चाहिए इंडिया को, कैसे भी करके इसके ऊपर साइन करवाए हर कंट्री से, बड़ी बड़ी पावर से, जिसमें अमेरिका भी शामिल हो। अगर इंडिया इस काम को कर पाता है तो मैरीटाइम सिक्योरिटी भी मिलेगी दुनिया के ट्रेड को, दुनिया इंडिया का लोहा भी मानेगी कि इनकी प्रेसिडेंटशिप में ही इतना बड़ा काम हुआ है।
समझ गए ना। तो आज थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक टोन है, लेकिन यहाँ पे आप ज़्यादा सजेशन देखोगे, सजेस्टिव टोन में बात कर रहा है पूरा आर्टिकल इंडिया के लिए। इसी समरी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस के लिए। 3 सेंटेंस में उसका आंसर करना है। मैं भी लिखता हूँ, फर्स्ट कमेंट में आपको देखने को मिलेगा, आप भी लिखा करो। क्वेश्चन सिंपल सा है, 10 सालों में इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया है पिछले, और थोड़ा एग्रेसिव बनाया है। आज की डेट में हम बड़े बड़े मुद्दों पे अपनी राय भी रखते हैं और हमारी बात को सुना भी जाता है, पर पहले ऐसा नहीं होता था, आज से 10 साल पहले तक। अब इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। हमारा कई देशों से झगड़ा भी होने लगा है, लेकिन ओवरऑल इंडिया की बात को तवज्जो भी मिलने लगी है। आपको ये पॉलिसी स्टैंस इंडिया का जो है, जो थोड़ा एग्रेसिव इंडिया हो गया है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, कितना सही और कितना गलत लगता है? 3 आर्ग्यूमेंट्स में बताना है ना। लिखने की कोशिश करो, दूसरों का पढ़ा करो, अपना लिखा करो। मैं भी लिखता हूँ, मेरा वाला भी आप पढ़ के अपना थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले सकते हो। शुरू करें आर्टिकल को, चलिए। कह रहा, व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी took the stage to address the UNSC on a debate on maritime security, the first Indian premier to do so, he might have hoped to keep the focus of the discussion on building maritime ties and developing maritime infrastructure through regional cooperation initiative. सबसे पहले बता रहा है हुआ क्या। कह रहा है, जब पीएम मोदी साहब ने टेक कर लिया स्टेज को, जब उन्होंने मंच को अपने कब्जे में ले लिया। टुक द स्टेज का मतलब है स्टेज के ऊपर आना, स्टेज को अपने कब्जे में लेना। और किस लिए? एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए यूएनएससी को, सुरक्षा महासभा को। और किस पे? एक डिबेट पे मैरीटाइम सिक्योरिटी की। मैरीटाइम सिक्योरिटी मैंने आपको बता दिया, समुद्री सुरक्षा। इस पर एक डिबेट थी, वहाँ पे सबको संबोधित करने के लिए आए। कह रहा है, ये जो पहले पीएम है, फर्स्ट प्रीमियर है, इंडिया के पहले मुखिया हैं, ऐसा करने वाले भी। आज तक कोई इंडियन पीएम जो है कभी भी एड्रेस करने नहीं गया यूएनएससी को। कह रहा है, जब ऐसा हुआ तब क्या हुआ भाई? हो सकता है उन्होंने होप किया हो, ही माइट हैव होप्ड। माइट का मतलब है पास्ट में कोई चीज़ हो सकती थी। कह रहा हो सकता है उन्होंने आशा की हो कि वो कीप करेंगे अपना फोकस इस डिस्कशन का, और किस पे? बनाने पे समुद्री रिश्तों को, मैरीटाइम टाइज को, और डेवलप करने पे, विकसित करने पे मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को, समुद्री ढांचे को। और किसके जरिए? थ्रू रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स। ऐसे इनिशिएटिव्स के जरिए, ऐसे नए कदमों, पहल के जरिए जो रीजनल कोऑपरेशन की होगी, पूरे रीजन में सहयोग की होगी। समझ गए ना। तो मोदी साहब जब आए स्टेज पे इस डिबेट को एड्रेस करने, जो कि पहले पीएम भी हैं, पहले प्रीमियर भी हैं, पहले मुखिया भी हैं हमारे देश के, इस काम को करने वाले, उन्होंने ऐसी आशा की होगी कि वो अपना सारा फोकस इसी चीज़ पे रखेंगे, कैसे समुद्री रिश्तों को बिल्ड किया जाए और कैसे समुद्री ढांचे को और बेहतर बनाया जाए, ताकि, और किसके जरिए? रीजनल कोऑपरेशन के जरिए, ऐसे इनिशिएटिव्स के जरिए। ऐसे बना सेंटेंस, ठीक है। मोदी की वर्ब है टुक, ही की वर्ब है माइट हैव होप्ड। ये माइट, कुड, वुड, शुड, कोई भी मॉडल वर्ब, प्लस में है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप जानते हैं ये थर्ड कंडीशनल की फॉर्म है। ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था। इनिशिएटिव मतलब नई कदम, नई पहल। कह रहा, येट वंस मोर द डिस्कशन वेयर टुवर्ड्स मेजर नेशंस ट्रेडिंग बार्ब्स ऑन कंटिन्यूइंग स्ट्रेटेजिक डिसोनेंस इन दिस स्फीयर। कह रहा, फिर भी एक बार फिर से, येट मतलब फिर भी, और वंस मोर मतलब एक बार फिर से। जो डिस्कशन था, जो बातचीत थी, वो वियर टुवर्ड हो गई, वो मुड़ गई, वो बेंड हो गई। और किसकी तरफ भाई? बड़े बड़े नेशंस के ट्रेड बाप करने की तरफ, बड़े बड़े नेशंस के एक दूसरे पे कटाक्ष करने की तरफ। और किस चीज़ के ऊपर? लगातार बने हुए स्ट्रेटेजिक डिसोनेंस पे, लगातार कंटिन्यू करते हुए स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जो उनकी डिसएग्रीमेंट है, डिसोनेंस है, इस एरिया में, इस स्फीयर में, इस दायरे में। तो इंडिया ने तो कुछ और काम से बुलाया था, और यहाँ पे मिल गया इनको फाइटिंग का प्लेस। तो सारी जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, चाइना, रशिया, इंडिया, आपस में जो है लड़ने लगे, चाइना, रशिया और यूएस। समझ गए सेंटेंस को। डिस्कशन की वर्ब है वियर टुवर्ड्स। टुवर्ड एक प्रेपोजिशन है। वियर का मतलब होता है बेंड होना, शिफ्ट होना, टर्न होना। सीधे जा रहे थे, अचानक से आपको मुड़ गया आपका गाड़ी का हैंडल, आपको नींद आ गई और गाड़ी जो है गलत रास्ते पे चले गई, या कहीं भी मुड़ गई है ना। वियर का मतलब ये होता है मुड़ जाना, बेंड करना, शिफ्ट करना। ट्रेड बाब्स मैं आपको बता चुका हूँ, कटाक्ष करना, रेक्रिमिनेशन बोलते हैं, स्क्वैबलिंग बोलते हैं, एक दूसरे पे पॉइंटेड कमेंट्स, कटाक्षों को, तानों को मारना। स्फीयर का मतलब होता है दायरा, स्कोप, डोमेन। डिसोनेंस का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, आपकी नाराजगी, एक दूसरे से रोष। एट द हार्ट ऑफ द स्ट्राइडेंट क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स रिगार्डिंग एलिगेशंस ऑफ अब्यूज ऑफ मैरीटाइम रिसोर्सेज एंड डिसरिस्पेक्ट ऑफ territorial sovereignty, rights of nations, were the US on the one hand and China and Russia on the other। कह रहा है बिल्कुल हार्ट पे, बिल्कुल दिल में, बिल्कुल बीचों बीच इन सारे शोर भरे क्लेम्स के, स्ट्राइडेंट क्लेम्स के। क्लेम मतलब दावा, स्ट्राइडेंट मतलब जो शोर भरा हो, जो आपके कानों को बहरा कर दे। तो कह रहे जोर जोर से चिल्लाए गए इन दावों के और काउंटर क्लेम्स के, दावों के सामने ठोके हुए दावों के, है ना। मैंने कुछ बोला,
मैं चाइना हूँ, मैंने कुछ बोला और आप यूएस हो, आपने सामने से अपना जवाब रख दिया। कह रहा है इन सारी बातों के आर्गूमेंट्स के बिल्कुल हार्ट में, और ये सारे आर्गूमेंट्स दावे और काउंटर क्लेम्स थे बारे में उन एलिगेशंस के, उन आरोपों के जो है गलत इस्तेमाल का मैरीटाइम रिसोर्सेज को, समुद्री रिसोर्सेज को, और डिसरिस्पेक्ट का टेरिटोरियल सोवरेनिटी राइट्स को नेशंस के टेरिटोरियल सोवरेनिटी जो है उनके भूभाग से रिलेटेड जो उनकी संप्रभुता है, जो उसके राइट्स हैं उनके पास, जो अधिकार हैं, है ना। मेरा घर है तो वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी टेरिटोरियल सोवरेनिटी राइट्स हैं वो। तो कह रहा है बिल्कुल दिल में था इन सभी क्लेम्स के, जो क्लेम्स इस तरह के हैं। कोई कहता है कि तुम समुद्र में अपने राइट्स को, मेरे राइट्स ख़त्म कर रहे हो, कोई कह रहा है तुम मैरीटाइम रिसोर्सेज का अब्यूज़ कर रहे हो। कह रहा क्या था भाई, कह रहा थे पहला तो यूएस एक तरफ ऑन द वन हैंड, और दूसरा चाइना और रशिया ऑन द अदर, दूसरी तरफ। तो चाइना और रशिया मिल करके अमेरिका पे हमला कर रहे थे, या फिर इसका उल्टा बोलूँ, अमेरिका चाइना और रशिया पे हमला कर रहा था। दो पाले बन गए थे, आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रेडिंग बाब्स कर रहे थे, इस तरह की बातें कर रहे थे। समझ गए। सब्जेक्ट है यूएस और चाइना, वर्ब है इसकी वर, प्रेपोजिशन से सेंटेंस शुरू हुआ है, प्रेपोजिशनल फ्रेज से। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, यूएस ऑन द वन हैंड एंड चाइना ऑन द अदर वर एट द हार्ट ऑफ, और ये पूरी की पूरी चीज़। प्रेपोजिशन फ्रेज से आप सेंटेंस को शुरू करके हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट को रख सकते हो। चलिए आगे बढ़े। कह रहा मिस्टर मोदी डिजर्व्स क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग टू द टेबल अ 5-pronged प्लान टू एनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड थ्रू कोऑपरेशन, including removing barriers to legitimate maritime trade, settling maritime disputes peacefully, and based on international law, jointly facing natural disasters and maritime threats created by non-state actors, preserving maritime environment resources and encouraging responsible maritime connectivity। ये सेंटेंस है ना, कुछ भी नहीं है। ये सेंटेंस ऐसे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस है। कह रहा मोदी साहब डिजर्व करते हैं, क्या डिजर्व करते हैं भाई, क्रेडिट को डिजर्व करते हैं, पूरा उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। और किसका, ब्रिंग टू द टेबल करने का, ले करके आने का, अंडर डिस्कशन। व्हेन समथिंग इज ऑन द टेबल, इसका मतलब है उस पर आप विचार कर रहे हो, डिस्कशन हो रहे हो। कह रहा मोदी साहब को पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए इस बात को ब्रिंग टू द टेबल करने का, और वो बात है एक 5-pronged प्लान। देखिए प्रॉन्ग का मतलब है पॉइंट, 5 मतलब 5, तो 5 पॉइंट वाला प्लान था। इस जो प्लान है इसमें 5 पॉइंट्स थे। अब वो बताएगा कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ये प्लान था इन्हांस करने का और बढ़िया बनाने का मैरीटाइम सिक्योरिटी को दुनिया भर में कोऑपरेशन के जरिए। अब देखो कैसे, जिसमें शामिल है रिमूव करना बैरियर्स को, जिसमें शामिल है हटा देना अड़चनों को सही टाइप के मैरीटाइम ट्रेड से। जो सही ट्रेड होता है, लीगल ट्रेड होता है, लेजिटिमेट ट्रेड होता है, उससे आप हर्डल्स को, बैरियर्स को निकालो, गलत ट्रेड में बैरियर्स को ही लगाओ। फिर काम है सेटल करने का मैरीटाइम डिस्प्यूट्स को, समुद्री झगड़ों को शांति से, पीसफुली, और जो सारा का सारा सेटलमेंट बेस्ड हो इंटरनेशनल लॉ पे, एकदम कानून के हिसाब से उनको जो है सेटल करें। फिर एक साथ फेस करें नेचुरल डिजास्टर्स को, कोई भी तूफान, सुनामी है, सब मिल करके उसको फेस करें। और लास्ट में मैरीटाइम थ्रेट्स को भी जो है, समुद्र से आने वाली चुनौतियों को भी फेस करना है, जो कि क्रिएट की जाती हैं आतंकवादियों के द्वारा, नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा। फिर है प्रिजर्व करना मैरीटाइम एनवायरनमेंट को, पूरे समुद्री इन्वायरमेंट को प्रिजर्व भी करना है और रिसोर्सेज को। और लास्ट में एनकरेज करना रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी को, एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में मैरीटाइम कनेक्टिविटी हो, समुद्र में व्यापार हो सके, एक जगह से दूसरी जगह लोग जा सकें। तो कुछ नहीं है, मोदी साहब को डिजर्व करना चाहिए इस प्लान के लिए। और ये प्लान इस तरह का है, ये 5 prong है तो 5 पॉइंट है इसके। अब ये 5 पॉइंट इसके यही हैं, इसमें ये शामिल हैं, बैरियर को हटा दो, डिस्प्यूट को साफ़ कर दो, जॉइंटली फेस करो डिजास्टर को और टेररिस्ट लोगों को, प्रिजर्व करो एनवायरनमेंट को, और एनकरेज करो कि रिस्पॉन्सिबली जहाज़ जो है समंदर में चलें। समझे ना, ऐसे बनाए सेंटेंस। मोदी जी की वर्ब है डिजर्व्स, डिजर्व करने का मतलब होता है किसी चीज़ के काबिल होना, लायक होना। 5 prong मतलब 5 पॉइंट, जिसके एक पॉइंट को एक prong बोलते हैं ना, prong मतलब पॉइंट। ब्रिंग टू द टेबल मतलब अंडर डिस्कशन लाना। लेजिटिमेट मतलब बिल्कुल सही है। जो बड़े आगे नॉन स्टेट एक्टर्स वो एक्टर्स हैं जो कि वायलेंस करते हैं लेकिन किसी देश की आर्मी नहीं होते हैं, जैसे हिजबुल्ला है ना, जैसे जो भी हमास है, जितने भी ऐसे कंट्री, ऐसे जो है टेररिस्ट ग्रुप जो हैं जो हथियार उठाते हैं, वो कहलाते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, जिनके पीछे कोई भी कंट्री ऑफिशियली नहीं होती है। बढ़ेंगे आगे। कह रहा इंडीड द एक्सेप्टेंस एट द UNSC of legislative framework for UNCLOS, the legal framework applicable to activities in the oceans, including countering illicit activities at sea, is seen as an important achievement during India's month at the helm of the council। अब बता रहा है अच्छी बात क्या हुई। कह रहा वास्तव में जो एक्सेप्टेंस है, जो मान लेने का काम है, और कहाँ पे, इस UNSC में
और ये जो मानना किसको है, UNCLOS के लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को। तो UNSC के अंदर सब कंट्री ने क्या माना, एक्सेप्ट कर लिया है कि इसका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बिल्कुल ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, इसका कानूनी ढांचा बिल्कुल सही है, UNCLOS जो है बिल्कुल हम सही मानते हैं। कह रहा वास्तव में जो एक्सेप्टेंस है ना, अब इस चीज़ की कौन सी चीज़ है ये UNCLOS वो लीगल ढांचा है जो एप्लीकेबल होगा एक्टिविटीज़ के ऊपर ओशियंस के अंदर। UNCLOS वो कानून है जो समुद्री गतिविधियों को उस पर लागू हुआ करेगा, है ना, फ्रेमवर्क ऐसा है। अच्छा, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें शामिल है काउंटर करना, जवाब देना अवैध एक्टिविटीज़ को सी के अंदर, कोई भी गलत काम करो, कोई भी झगड़ा करो, डिस्प्यूट करो, है ना, इस तरह के काम को। कह रहा है ये जो एक्सेप्टेंस है ना इस टाइप की, ये देखी जाती है एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट के तौर पे इंडिया के उस मंथ के दौरान, जो मंथ था इंडिया का लीडरशिप का, हेल्म का इस काउंसिल की, इस पूरी महासभा की। तो अब माना जाएगा कि इंडिया जब यहाँ पे प्रेसिडेंट बना, 1 महीने के लिए चेयरमैन बना, इंडिया ने बड़ा ही अच्छा काम करवाया, UNCLOS को सब कंट्रीज से एक्सेप्टेंस को दिलवा दिया। सेंटेंस समझ गए? एक्सेप्टेंस की वर्ब है इज सीन, ऐसे बना है सेंटेंस। एक्सेप्टेंस आपका सब्जेक्ट, इज सीन पैसिव में उसकी वर्ब। लीगल फ्रेमवर्क वो वाला है जो एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। इलिसिट मतलब इलीगल। एट द हेम ऑफ, हेम का मतलब होता है कमांडिंग पोजीशन, गाड़ी का स्टीयरिंग होता है ना उसको बोलते हैं हेम, गाड़ी का नहीं, समुद्र में कोई शिप होती है उसका स्टीयरिंग होता है ना उसको बोलते हैं हेम। अगर आप एट द हेल्म ऑफ हैं तो आप एट द कमांड ऑफ हैं, किसी चीज़ के आप नेता हैं, कहीं के लीडर हैं, चेयरमैन है। तो इंडिया अभी काउंसिल की चेयरमैनशिप पे है, इसलिए एट द हेल्म ऑफ है। ध्यान रखें इसको, एट द हेल्म ऑफ ही लिखें, ऑन द हेल्म ऑफ, इन द हेल्म ऑफ, बाय द हेल्म ऑफ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब आपसे एक सवाल है मेरा, देखो इंडिया ने ये जो एक्सेप्टेंस है ना ये देखी जाती है इस तरीके से, ठीक है ना, एक्सेप्टेंस जिसमें शामिल है इस तरह की एक्टिविटीज़ सी में। अब ये एक्टिविटीज़ भी आ गई, एक्सेप्टेंस भी आ गई, दो चीज़ें आ रही हैं सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट की वर्ब फिर भी सिंगुलर है, आर होना चाहिए ना, कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, एक्सेप्टेंस थोड़े ना है, ये भी तो है इंक्लूडिंग काउंटरिंग इलीगल एक्टिविटीज़ एट सी, तो ये चीज़ भी शामिल है, तो इसमें वर्ब को प्लूरल क्यों नहीं बनाया गया है? चलो मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे तो इंक्लूडिंग आया है इस पूरे के लिए, इंक्लूडिंग इस लीगल फ्रेमवर्क के लिए, इंक्लूडिंग एज वेल एज अलॉन्ग विद, बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, इन एडिशन टू, ये सब के सब जो है ना, जो भी ऑब्जेक्ट अपने बाद में लेंगे ये सब प्रेपोजिशन है। ये जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने बाद में लेंगी उसको आपको सब्जेक्ट का पार्ट नहीं मानना है। प्रैक्टिकली बता देता हूँ, शी हैज़ फेल्ड द एग्ज़ाम, उसने एग्ज़ाम को फेल कर दिया है, पास नहीं हुई, एग्जाम में फेल हो गई है। शी के हिसाब से वर्ब लगाइए आपने, हैज़, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ देखो, शी एंड हर 2 क्लासमेट्स हैज़ फेल्ड द एग्ज़ाम, उसने और उसके 2 क्लासमेट्स ने एग्ज़ाम को फेल किया है। अब क्या करें, 2 क्लासमेट्स और जुड़ गए, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो हैज़ नहीं, आपको यहाँ लगाना चाहिए हैव, ठीक है ना, इतना तो चल रहे हो, समझ रहे हो इतना। अब आगे देखो, शी इंक्लूडिंग हर 2 क्लासमेट्स हैज़ फेल्ड द एग्ज़ाम, उसने साथ ही साथ अपने 2 क्लासमेट्स के एग्ज़ाम को फेल किया। आप मान लोगे यहाँ पे 3 आदमी हैं, 2 क्लासमेट हैं और शी है, लेकिन इंक्लूडिंग के बाद में जो क्लासमेट्स आ रहे हैं ना, वो इंक्लूडिंग नाम की प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट टेक्निकली शी ही है, इंक्लूडिंग वाला पूरा फ्रेज जो है सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन, हर 2 क्लासमेट उसका ऑब्जेक्ट। तो क्या करें भाई, वर्ब को आप सिंगुलर ही लगाएंगे, चाहे 3 लोग फेल हुए हों, पर शी के हिसाब से हैज़ जो आपको वर्ब लगेगी। अब ये इंक्लूडिंग वाला मामला इन सब के साथ में होता है। यहाँ पे इन एडिशन टू भी लिखा हो सकता था, इन एडिशन टू भी लिख सकता था, है ना। यहाँ पे एज वेल एज भी लिख सकता था, एज वेल एज भी लिख सकता था, यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम भी लिख सकता था। तो बस सबके साथ यही मामला है, इन प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट को कभी भी सब्जेक्ट का पार्ट ना माने, समझ गए। चलो, इसलिए इंक्लूडिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेप्टेंस के साथ में सब्जेक्ट बनने का काम नहीं करेगा। कह रहा था सस्टेन्ड इंटरेस्ट ऑफ इंडिया in promoting maritime security also draws from Mr. Modi's Sagar Vision plan aimed at strengthening economic and security connections with regional maritime nations। अब बता रहा है मोदी साहब के दिमाग में आया कैसे कि ऐसी डिबेट में करवाऊं। कह रहा है इंडिया का जो सस्टेन्ड इंटरेस्ट है ना, लगातार बनी हुई जो रुचि है ऑफ इंडिया की प्रमोट करने में समुद्री सुरक्षा को, मैरिटाइम सिक्योरिटी को, ये भी ड्रॉ फ्रॉम करती है, ये भी निकल करके आती है मोदी साहब के सागर विजन प्लान से। मोदी जी का सागर विजन प्लान नाम का एक प्लान जो है उनके दिमाग में है, उन्होंने इस प्लान को बनाया था और इम्प्लीमेंट करवाया था। अब ये वो वाला प्लान है जो एम्ड एट है, जिसका ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना आर्थिक और सुरक्षा के कनेक्शंस को रीजनल मैरिटाइम नेशंस के साथ, आसपास की जितनी भी समुद्री देश हैं उनके साथ। तो सागर विजन प्लान से ही मोदी साहब ने अपने दिमाग में बिठा रखा था, जब मौका मिलेगा ऐसा UNSC के अंदर मैं एक जो है डिबेट बुलवाऊंगा और लोगों से बातचीत करूंगा। समझ गए ना। इंटरेस्ट की वो है ड्रॉ फ्रॉम, ड्रॉ फ्रॉम का मतलब होता है कहीं से सोर्स लेना,
कहीं से किसी चीज़ को सोर्स करना, कहीं से किसी चीज़ को ऑब्टेन करना। जैसे माई सक्सेस ड्रॉज फ्रॉम माई हार्डवर्क, मेरी सक्सेस जो है मेरे हार्डवर्क से निकल करके आई है। तो वैसे ही मोदी साहब के इस प्लान से निकल करके आया है इंडिया का लगातार बना रहने वाला इंटरेस्ट या रुचि। स्ट्रेन मतलब लगातार बने रहने वाली, कंटिन्यूड बोल दो, कंटिन्यूस बोल दो, परसिस्टेंट बोल दो, है ना। चलो आगे बढ़े। कह रहा है इफ देयर आर स्ट्रेटेजिक बैरियर्स टू क्रिएटिंग मोमेंटम इन अचीविंग दीज गोल्स दे आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ मैरीटाइम टेंशन इंक्लूडिंग द साउथ चाइना सी एंड द ब्लैक सी। अब बता रहा है झगड़ा है क्या। पूरी दुनिया में दो ही समंदर हैं जिन पे सबसे बड़ा झगड़ा है, साउथ चाइना सी और ब्लैक सी के ऊपर। कैसे है? कह रहा है अगर वहाँ पे स्ट्रेटेजिक बैरियर हैं, वहाँ पे स्ट्रेटजी के हिसाब से रणनीति से बने हुए रोड़े हैं, और किसकी तरफ? क्रिएट करने की तरफ, मोमेंटम को, इस पूरे संवेग को, पुश को अचीव करने में, इन गोल्स को। इंडिया चाहता है कि इस तरह के मुद्दे को उठाया जाए, इस पे बातचीत हो, लेकिन कुछ देशों ने रणनीति ऐसी बनाई हुई है कि बैरियर डाल रखा है, ऐसे कोई मुद्दे पे कभी बातचीट हो ही ना पाए। कह रहा है अगर ऐसे बैरियर्स बने हुए हैं कि गोल्स अचीव ना हो, तो कह रहा है वो जुड़े हुए हैं किसके साथ? स्पेसिफिक रीजन्स, हिस्सों के साथ, मैरीटाइम टेंशन के, जिसमें शामिल है एक तो ये वाला समंदर और एक ब्लैक सी नाम की जगह है। समझ गए ना। तो जब जब इन दोनों की बात होती है तो यूएस और रशिया और चाइना आपस में भिड़ जाते हैं। यूएस बोलता है तुम गलत कर रहे हो, रशिया चाइना बोलते हैं ये ब्लैक सी और जो है साउथ चाइना सी हमारा है, यूएस का इस पर कोई अधिकार नहीं है। समझ गए ना। बैरियर्स की वर्ब है आर, देर से आपका क्लोज शुरू हो रहा है, इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। बैरियर मतलब रोड़ा, जिस भी चीज़ का रोड़ा होता है बैरियर टू लगा के बताएं। दे की वर्ब है आर एसोसिएटेड विद, पैसिव फॉर्म में। एसोसिएटेड विद का मतलब होता है कनेक्टेड विद होना, किसी से जुड़ा होना। मोमेंटम मतलब संवेग होता है, ड्राइव होता है, पुश होता है। अब देखो बैरियर टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। सभी के सभी वो वर्ब्स या एडजेक्टिव्स जिनमें टू के बाद में आप जीरंड का इस्तेमाल करते हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हो। तो इसमें हमने बैरियर टू को भी ऐड कर दिया है। फ्रॉम टू, इक्वल टू, अमाउंट टू, विद द व्यू टू, व्हेन इट कम्स टू, है ना। रुको इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो ये सब के सब जो है अपने बाद में टू के बाद में अगर वर्ब लेंगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे, नहीं तो कोई नाउन को लेंगे। याद रखें, इस लिस्ट को बार बार पढ़ा करो, जितना पढ़ोगे उतना आपके दिमाग में बैठेगी। चलिए आगे बढ़े। बैरियर्स टू प्लस में क्रिएटिंग कह रहा है, अब इन दोनों की बात करेगा। कह रहा है रिगार्डिंग द फॉर्मर द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन डिक्राइड द डेंजरस एनकाउंटर्स बिटवीन वेसल्स एट सी एंड प्रोवोकेटिव एक्शंस to advance unlawful maritime claims, rejecting actions that intimidate and bully other nations from lawfully accessing their maritime resources। कह रहा है अगर रिगार्डिंग फॉर्मर की बात करें, दो चीज़ों की बात हो रही है, साउथ चाइना सी और ब्लैक सी। कह रहा है अगर पुराने वाले की बात करो, पहले वाले की, साउथ चाइना सी की, तो यूएस का सेक्रेटरी जो एंथनी ब्लिंकन है, वहाँ का जो होम मिनिस्टर है, उसने डिक्राई किया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब होता है वहाँ का विदेश मंत्री, है ना। तो उसने डिक्राई कर दिया, कंडेम कर दिया, बहुत ही कड़ी आलोचना की, बहुत ही जोखिम भरे एनकाउंटर्स की, और किसमें? वेसल्स के बीच में, जहाज़ों के बीच में जो समंदर के अंदर हैं, और उन प्रोवोकेटिव एक्शंस की भी, उन भड़काने वाले कदमों की भी जो हैं एडवांस करने के, आगे बढ़ाने के, बिना लॉ के अनलॉफुल मैरीटाइम क्लेम्स को, समुद्री दावों को। चाइना बोलता है ये समंदर भी हमारा है, वहाँ तक हमारा है, तुम्हारे घर तक हमारा है। समझ गए ना। तो ऐसे जो है प्रोवोक करने वाले चाइना के जो क्लेम्स हैं, इनको भी यूएस ने बड़ा डिक्राई किया। अब देखो कैसे किया इस काम को। जब ये डिक्राई कर रहे थे उसी वक्त रिजेक्ट कर रहे थे, उसी वक्त खारिज कर रहे थे उन सभी एक्शंस को जो या तो इंटिमिडेट करें, डराएं, या फिर बुली करें, प्रोवोक करें, चिढ़ाएं दूसरी स्टेट्स को, दूसरे राज्यों को, और किससे? लॉफुली एक्सेस करने से उनके मैरीटाइम रिसोर्सेज को कानून के हिसाब से उपलब्ध बनाने के अपने समुद्री संसाधनों को। समझ गए सेंटेंस को, है ना। सेक्रेटरी की वर्ब है डिक्राई। डिक्राई करने का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। उन्होंने बोल दिया कि भाई जहाज़ों पे बड़ी गोलीबारी हो रही है आजकल, आपस में जहाज़ लड़ रहे हैं, और कई देश जो हैं बड़े प्रोवोकेटिव एक्शन कर रहे हैं अपने क्लेम को, दावे को अनलॉफुली एडवांस करने पे। हज़ार किलोमीटर तक दूर तक बता रहे हैं कि हमारा ही समंदर है ये, इसमें आप मछली भी नहीं पकड़ोगे। तो ऐसा उन्होंने बोला, और साथ ही साथ रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया हर उस एक्शन को जिसमें दूसरे देशों को कोई ऐसा देश डराए या बुली करे या चिढ़ाए अपने मैरीटाइम रिसोर्सेज को लॉफुली एक्सेस करने से। कल को हमें कोई बोल दे भाई तुम्हारे मछुआरे तुम्हारे समंदर में मछली नहीं पकड़ सकते क्योंकि तुम्हारा समंदर तो हमारा समंदर है। तो ऐसे क्लेम्स को यूएस ने बोला हम तो रिजेक्ट कर रहे हैं, आप बुली नहीं करोगे। समझ गए ना। ब्लिंकन की वर्ब है डिक्राई, रिजेक्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। दैट की वर्ब है इंटिमिडेट एंड बुली। एक्शंस वो वाले जो ये दोनों काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, एक्शंस को अपना एंटीसीडेंट माना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुली का मतलब होता है चिढ़ाना, है ना। कह रहा सिमिलरली
regarding the Black Sea, the Kerch Strait, and the Sea of Azov, Mr. Blinken at the UNSC debate hit out at what Washington considered continued aggressive actions against Ukraine, which are disrupting commerce and energy access. देखो पहले बात की इसने साउथ चाइना सी की, फिर बाद में किसकी बात करेगा, बाद वाले की ब्लैक सी की. अब वही बात बोल रहा है, कह रहा है इसी तरीके से ब्लैक सी के बारे में, कैरच स्ट्रेट के बारे में और सी ऑफ एजोव के बारे में, ये तीनों का एक जोड़ा बना हुआ है. ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव, इन दोनों को बीच में एक स्ट्रेट निकलता है कैरच स्ट्रेट, जो कि जल डमरू मध्य बोलते हैं इसको हम, इन दोनों को जोड़ता है. तो इन तीनों का जो ग्रुप है ना, इसमें बड़ा कंट्रोवर्सी है, इसमें बड़ा झगड़ा है. तो कह रहा है इसके बारे में ब्लिंकन साहब ने ना यूएनएससी की डिबेट में हिट आउट किया, यूएनएससी की डिबेट में अटैक किया. और किस पे, एट ऐसी एक चीज़ पे व्हाट, जिसको वाशिंगटन कंसीडर करता था लगातार बना रहने वाला एग्रेसिव एक्शन यूक्रेन के खिलाफ, और जिसको जो कि डिसरप्ट कर रहे हैं कॉमर्स और एनर्जी के एक्सेस को. कहने का मतलब क्या है, अमेरिका ने हमला कर दिया रशिया पे इस मामले को लेके कि आप इन तीनों जगहों पे बहुत ज़्यादा आतंकवाद फैला रहे हो, आप यूक्रेन पे हमला भी करते हो और हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते, खारिज करते हैं आपके दावों को. समझ गए ना. चलिए, तो वहाँ पे चाइना से लड़ाई हो गई पिछले वाले सेंटेंस में, और यहाँ पे उसकी लड़ाई होगी रशिया से. ब्लिंकन की वर्ब है हिट आउट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है हिट. हिट हिट कभी भी अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेगी, है ना. तो हिट आउट हिट आउट हिट आउट ऐसे ही रहेगी, V1 V2 V3. हिट आउट का मतलब अटैक करना, असॉल्ट करना. वाशिंगटन की वर्ब है कंसीडर, कंटिन्यूड मतलब लगातार बना रहने वाला. विच की वर्ब है आर, डिसरप्टिंग. डिसरप्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, उथल पुथल मचाना. अब आ जाओ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं ग्रामर का. एट प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहाँ है. हिट आउट किस पे किया, अमेरिका ने, एंथनी ब्लिंकन ने किसको जो है मतलब किसके ऊपर हमला किया, एट लगा के किसके ऊपर बता रहे हैं हमला किया. चलो, जब जब आपको प्रेपोजिशन का या वर्ब का ऑब्जेक्ट ना मिले तब आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे व्हाट को. बस यही रूल है, सिंपल सा रूल है. जब जब प्रेपोजिशन या ऑब्जेक्ट वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको ना दिया हो, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए फिर भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे वो पूरा क्लोज बनाएगा व्हाट वाला. वहाँ पे व्हाट नाम के रिलेटिव प्रोनाउन को आपको यूज़ करना है. मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ. द थीफ रिवील्ड द ट्रूथ दैट या व्हाट एवरीवन वांटेड टू नो. थीफ ने रिवील कर दिया उस सच को जो हर आदमी जानना चाहता था. द ट्रूथ, रिवील क्या किया, द ट्रूथ. रिवील वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है और ट्रूथ के लिए रिलेटिव क्लोज लगाया हुआ है, तो आप यहाँ पे व्हाट को यूज़ ना करके दैट को यूज़ करें. वो वाला ट्रूथ जिसको सब लोग जानना चाहते थे. अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है उस केस में दैट, विच, हु, हुम, जो सही रिलेटिव प्रोनाउन है चूज़ कर लो अपने हिसाब से. लेकिन इस केस को देखो, द थीफ रिवील्ड दैट या व्हाट एवरीवन वांटेड टू नो. थीफ ने बता दिया वो चीज़ को जो हर आदमी जानना चाहता था. अब देखो, रिवील वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं. जब भी आप किसी चीज़ का खुलासा करते हो, रिवील करते हो, तो ऑब्जेक्ट आपको बताना होता है. आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे मैंने खुलासा कर दिया. खुलासा किस चीज़ का किया ये भी आपको बताना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है. अब इस केस में आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करें व्हाट को. द थीफ रिवील्ड व्हाट एवरीवन वांटेड टू नो. ये व्हाट एवरीवन वांटेड टू नो, ये पूरा जो क्लोज है ये बनेगा रिवील नाम की वर्ब का ऑब्जेक्ट. अब इस सेंटेंस को देखो, शी वॉज सॉरी फॉर द मिस्टेक दैट शी हैड कमिटेड. वो सॉरी थी उस मिस्टेक के लिए जिसको उसने कमिट किया था, जिस गलती को उसने बनाया था. समझ गए. अब देखो यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मिस्टेक, और मिस्टेक के लिए रिलेटिव क्लोज आया हुआ है. अगर रिलेटिव क्लोज लगाना है, मिस्टेक नाम का एंटीसीडेंट आपको दिख रहा है, उस केस में आप दैट, विच, हु, हुम जो सही हो उसको यूज़ करो. उस केस में मैं दैट को यूज़ करूँगा. लेकिन यहाँ देखो, शी वॉज सॉरी फॉर वट या दैट शी हैड कमिटेड. वो सॉरी थी उस चीज़ के लिए जो उसने कमिट की थी, उस गलती के लिए जिसको उसने किया था. इस केस में सॉरी फॉर किस चीज़ के लिए थी आपको पता ही नहीं है, एंटीसीडेंट नहीं है, फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है, अब वट को यूज़ करें. ठीक है ना. तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ना हो तो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है, वट लगाएं. अदरवाइज हु, विच, दैट जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं. कई बार कर चुका हूँ, ये कॉन्सेप्ट करवा चुका हूँ आपको. रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो में आपको डिटेल में देखने को मिलेगा. चलिए, although India's presidency of Council is brief, its sustained commitment to promoting maritime security and boosting trade through sea routes will require it to be adroit in negotiating with these squabbling powers and creative in seeking resolution of the very real conflicts at the heart of their disputes. अब बता रहे हैं इंडिया के पास चैलेंजेस क्या है. कह रहा है हालांकि इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है इस काउंसिल की, जो अध्यक्षता है वो ब्रीफ है, बहुत ही कम वक्त के लिए, 1 महीने के लिए. कह रहा है हालांकि ऐसा है, फिर भी इसका लगातार बना रहने वाला जो कमिटमेंट है ना, प्रमोट करने की तरफ मैरीटाइम सिक्योरिटी को और बूस्ट करने की तरफ
ट्रेड को, और किसके जरिए, सी राउट्स के जरिए, समुद्री रस्तों के जरिए। कह रहा है इसका जो कमिटमेंट है ये रिक्वायर करेगा, इसको ज़रूरत होगी कि इंडिया एड्रोइड बने, इंडिया स्किलफुल बने, दक्ष बने बातचीत करने में, निगोशिएट विद करने में, इन नोक झोंक करने वाली, स्क्वेबल करने वाली, ट्रेड बाप करने वाली पावर्स के साथ में। और दूसरा, इंडिया क्या हो, क्रिएटिव हो इंडिया, सीख करने में रेजोल्यूशन को, क्रिएटिव हो ढूंढने में समाधान को, हर रियल कॉन्फ्लिक्ट का जो कि इन सारे डिस्प्यूट्स के हार्ट में है, इन सारे झगड़ों के बिल्कुल बीचों बीच है। तो इंडिया का अब यही काम है ना, छोटा सा आपको प्रेसिडेंटशिप मिली है, आप कैसे भी करके कमिटमेंट आपका यही है कि आप कैसे जो है उसको रिक्वायर यही करेगा कि आप ये दोनों काम करो। आप सबसे पहले तो स्किलफुल बन जाओ बातचीत करने में, और दूसरा बड़े अच्छे तरीके से रेजोल्यूशन निकालो जिस वजह से डिस्प्यूट जो है खड़े हुए हैं। सिंपल सेंटेंस है, थोड़े लंबे हैं, सब्जेक्ट वर्ब बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन आप पीस बाय पीस पढ़ोगे तो आसान है। इंडियाज़ प्रेसिडेंसी की वर्ब है इस, कमिटमेंट टू की वर्ब है विल रिक्वायर। कमिटमेंट टू प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, तो इसलिए प्रमोटिंग लिखा है, और एंड के बाद में बूस्टिंग लिखा है। देख लो ना, जस्ट अ मिनट, कमिटमेंट टू या कमिटेड टू आपको दिख जाएगा यहाँ पे, कमिटेड टू, कमिटमेंट टू, इसके बाद में हमेशा जीरेंड को यूज़ करें अगर वर्ब को यूज़ करना है। तो हमने क्या लिखा, प्रमोटिंग ना कि प्रमोट, है ना, टू प्रमोट ना प्रमोटिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड्रॉइड का मतलब होता है दक्ष, स्किलफुल, निगोशिएट बातचीत करना, स्क्वेबल मतलब नोक झोंक करना, बिकरिंग करना, आर्ग्यू करना। कह रहा वाइल सम में डिराइड UNCLOs एज लैकिंग टीथ फॉर इन्फोर्समेंट, अल्टीमेटली इट इज़ द ओनली कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ लॉज available to maritime powers to assert their rights consistent with the rules based international order। कह रहे जहाँ कुछ लोग डिराइड कर सकते हैं, डिराइड का मतलब है डिवीजन दिखाना, ये वर्ड करवाया ना आपको शुरू में, उपहास करना, किसी का मजाक बनाना। कुछ लोग उपहास कर सकते हैं, मजाक बना सकते हैं, मखौल बना सकते हैं इस पूरे ढांचे का, और कैसे कि ये लैक टीथ करता है, इसमें दांत ही नहीं है। इन्फोर्समेंट के लिए जब कोई चीज़ में दांत नहीं होते हैं, लैक टीथ करती है, तो वो चीज़ कड़ी नहीं होती है, बड़ी ही आपके जो गम्स हैं बहुत ज़्यादा वो होते हैं, कैसे होते हैं, नरम होते हैं। तो ये बड़ा ही नरम सा लॉ है, इसमें कोई पनिशमेंट का प्रावधान है नहीं, कुछ लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। कह रहा आखिरकार फिर भी ये ओनली कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है, अपने आप में एक ही डिटेल्ड ढांचा है लॉज का जो अवेलेबल है मैरीटाइम पावर्स के पास, और ताकि वो असर्ट कर पाएँ, ताकि वो रख पाएँ सबके सामने अपने राइट्स को, जो कंसिस्टेंट विद हों, जो राइट बिल्कुल हिसाब से हों, सुसंगत हों, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के साथ। तो भले ही ये बड़ा दांत वाला लॉ नहीं है, इस लॉ के अंदर ज़्यादा कुछ पनिशमेंट मिलेगी नहीं, पर ये अकेला ऐसा लॉ है जिसमें सारे झगड़ों का समाधान है। ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है, और सारी मेजर मैरीटाइम पावर्स जो हैं अगर इस लॉ का इस्तेमाल करें तो अपने राइट्स को जो है बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर ऑर्डर के साथ में, इंटरनेशनल लॉ के साथ में अपने राइट्स को असर्ट कर सकती हैं। तो ये लॉ अपने आप में बहुत खास है, दांत ना रखने के बावजूद। समझ गए। सम की वर्ब है मे डिराइड, डिराइड आप जानते हैं। इट की वर्ब है इज, असर्ट करना मतलब किसी चीज़ का दावा ठोकना, सबके सामने रखना। कह रहा है थ्रू इट्स UNSC प्रेसिडेंसी एंड बियॉन्ड, न्यू दिल्ली मस्ट फेथफुली एडवोकेट फॉर रेटिफिकेशन ऑफ UNCLOs बाय ऑल मेजर मैरीटाइम पावर्स इंक्लूडिंग द US। कह रहा है जरिए इसकी UNSC प्रेसिडेंसी की, और इसके बाद में अभी 1 महीने के लिए प्रेसिडेंसी है, फिर उसके बाद शायद दिसंबर में आएगी फिर से, है ना। तो कह रहा है इसके जरिए और इसके बाद भी न्यू दिल्ली को ना पूरी तरीके से पुश फॉर या एडवोकेट फॉर करना चाहिए रेटिफिकेशन के लिए, अप्रूवल के लिए इन UNCLOs की सभी के सभी मेजर मैरीटाइम पावर्स के द्वारा, जिसमें US भी शामिल है। अभी तो सभी मान रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है, सबका साइन करवाओ इस पर, और सब ये लिख करके दें, अमेरिका के शामिल हो जिसमें, कि हम इसकी पालना करेंगे, इसको हम फुल्ली फॉलो करेंगे आज से। इंडिया को ये पुश फॉर करना चाहिए। न्यू दिल्ली की वर्ब है मस्ट एडवोकेट फॉर, रेटिफिकेशन मतलब अप्रूवल, सैंक्शन, किसी चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस। चलिए सिंपल आर्टिकल है, मैंने आपको बोला था इसमें आज कुछ है ही नहीं, बहुत आसानी से आप इसको पढ़ सकते हो। एटलीस्ट 50-60% तो सभी लोग इसको पढ़ पाएंगे जो रोज़ पढ़ते हैं, है ना। आपका क्विज में आपको दिखा देता हूँ, वही कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करने हैं। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा। अच्छा, क्लोज टू, इन एडिशन टू, विद अ व्यू टू, ये सबकी क्या खासियत है, यहाँ से आपको देख करके पता लगेगी। इस क्वेश्चन में सेकंड और थर्ड और फोर्थ में आपको 2 एरर्स मिलेंगी। सही तरीके से जो फ्रेज लिखे हो उन फ्रेज को पढ़ना, है ना। खुद देखोगे तो आपको एरर्स मिल जाएंगी, बहुत आसान एरर्स हैं। 2 एरर्स हैं, फाइंड करना है और करेक्ट करना है। लास्ट में एक 1 वर्ड है, किसी का उपहास बनाने के लिए, किसी पे पोक फन करने के लिए, किसी पे कटाक्ष रखने के लिए, खराब तरीके से ना, कॉन्डिसेंडिंग वे में, डिसरिस्पेक्टिंग वे में। तो इसके लिए आपके पास कौन सा 1 वर्ड होता है। बहुत आसान है, 5 में से 5 नंबर, नहीं तो 4 तो आएंगे ही आएंगे, पूरा मन से पढ़ा है तो
फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के मैं आंसर्स को डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच कर लेना। कमेंट सेक्शन में जाओ, है ना, पहला वाला कमेंट है, पिंड है, वहाँ से आंसर आपको मिलेगा। अपना स्कोर मुझे ज़रूर से बताएं और डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर से लिखें। क्या लगता है आपको ये जो एग्रेसिव पॉलिसी है इंडिया को, क्या ये फ़ायदा पहुँचा रही है लॉन्ग टर्म में या नुकसान देगी, है ना। अंटिल देन